वेलकम लवर्स, वेलकम टू द फिजिक्स लवर अमन कुमार यूट्यूब चैनल। फिजिक्स की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम अपने करंट नाम का चैप्टर कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने कई लेक्चर्स अपने कर लिए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अब तक के सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे तरीके से किए होंगे और नोट्स में मेंटेन किए होंगे। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे थोड़ा सा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत चुंबकीय बल का जो विभवांतर आता है वो कितना होता है, और जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसमें लिख लीजिएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी जो सेल के अराउंड जो दोनों छोरों के बीच में जो विभवांतर आता है वो, और इंटरनल रेसिस्टेंस यानी आंतरिक प्रतिरोधक। इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और इन तीनों के बीच में जो रिलेशन आ रहा होता है करंट के साथ वो हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। बोर्ड पेपर में क्या होता है बच्चों, बोर्ड पेपर में क्या क्या आता है, इन तीनों के बीच में रिलेशन पूछने को आता है। बोल देता है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन द दीज ऑल थ्री। तो इन तीनों के बीच में बोर्ड पेपर में संबंध बताने के लिए आता है 3 मार्क्स का, और हो सकता है कि आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू में या फिर आपको वन वर्ड वगैरह में इसकी डेफिनेशन पूछ ले, इसकी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन पार्ट भी आपसे पूछी जा सकती है। और पेपर में एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन ये आता है कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में डिफरेंस बताइए, मतलब कि अंतर बताइए, है ना। ईएमएफ और इसके बीच में अंतर बताइए, तो अंतर भी आपको तैयार करना है। अंतर आपको 3 से 4 अंतर यानी डिफरेंस तैयार रहना चाहिए ताकि बोर्ड पेपर में अगर आपसे आए तो आपसे बन जाए। तो देखिए ईएमएफ क्या होता है बच्चों, पहले सर्किट बना लेता हूं, मैं आपको एक सर्किट बना देता हूं। ये हमारे पास सर्किट हो गई, और ये हमारे पास एक रेसिस्टेंस हो गया, ये हमारे पास की हो गई, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, बड़ा वाला रेसिस्टेंस हो गया। ये जो हमारे पास रेसिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, यानी बाहरी प्रतिरोधक है ना। इसको लिख लीजिएगा, ये बाहरी प्रतिरोधक। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बाहरी प्रतिरोधक। और ये इंटरनल रेसिस्टेंस है, आर जो है हमारे पास बच्चों क्या है, वो इंटरनल रेसिस्टेंस है, यानी आंतरिक प्रतिरोधक है ना, आंतरिक प्रतिरोधक। तो इंटरनल रेसिस्टेंस है, ये हमारे पास की है, और ये हमारे पास सेल है। तो अब होता क्या है बच्चों, अब आपसे पहले मैं ईएमएफ के बारे में डिस्कस कर लूं। ईएमएफ जो होता है हमारे पास वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो विद्युत चुंबकीय बल। तो ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ भी एक तरह से विभवांतर होता है। समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, जो बच्चा इसको समझ जाएगा उससे बनने लगेगा। हालांकि हम जो ये ईएमएफ होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों ई से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी से, इसको ई से, इसको वी से, इसको स्मॉल आर से। इसको नीचे साइड लिख देता हूं, ऊपर हो सकता है ना दिखाई दे। इसको ई से, इसको वी से, इसको स्मॉल आर से। तो ये जो ईएमएफ होता है वो एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। क्या होता है, एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, जो कि ये सेल के अराउंड आता है। ये बिंदी और ये बिंदी इस सेल के अराउंड आता है। जब भी हमें पोटेंशियल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, एक वोल्टेज अटैच करके हम पता कर लेंगे इसमें कितना पोटेंशियल यानी कितना विभवांतर आ रहा है। इस ए बिंदु और बी बिंदु के बीच का विभवांतर ही हमेशा क्या कहलाता है, हमारे पास ई कहलाता है। ठीक है ना। अब ये ई कब आता है, कब का ई है, जब हमारे पास धारा में करंट ना बह रही हो। इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास ओपन सर्किट होता है, और जब हम ये बिंदी बना दें इसका मतलब होता है हमारे पास क्लोज सर्किट है। तो जब आप ईएमएफ की डिस्कशन कर रहे होंगे तो हमारे डायग्राम में ये ओपन होगा, ओपन होगा। अगर हमारे पास बटन चालू नहीं है तो करंट क्या बहेगी, उसमें बटन खुली हुई है तो करंट बहेगी नहीं बहेगी। तो इसका मतलब क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, वह विभवांतर होता है सेल के दोनों सिरों के बीच, वह विभवांतर होता है जब परिपथ में यानी कि सर्किट में करंट फ्लो हो ना हो रही हो। यदि सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रही है तो उस दौरान जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है सेल के अराउंड, उसी को हम बोलते हैं ईएमएफ या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है, इसको लिख सकते हैं, और इट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल, इट इज द maximum potential, it is the maximum potential difference across cell when the current is not flowing, when current is not flowing in सर्किट। जब धारा में, जब हमारे पास परिपथ में धारा ना बह रही हो, करंट इज नॉट फ्लोइंग इन द सर्किट, और
स्विच इज ओपन, और हम बोल सकते हैं इसको और दूसरे तरीके से कि स्विच जो है हमारे पास ओपन है। तो जब हमारे पास सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रही होगी बच्चों, जब हमारे पास सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रही होगी, बटन चालू नहीं होगी, बटन मतलब ओपन होगी हमारे पास, तो उस वक्त जो इन दोनों के बीच में सेल के अराउंड जो पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर आता है उसी को हम बोलते हैं ईएमएफ, उसी को क्या बोलते हैं, ईएमएफ। और दूसरे शब्दों में इसकी डेफिनेशन जो होती है, एक तो ये वाली डेफिनेशन तो इसकी होगी ही सही, वर्क अपॉन क्यू वाली, क्योंकि ये हमारे पास ये जनरल फॉर्मूला होता है, तो ये वाला तो डेफिनेशन होगी ही सही कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आपने पढ़ा होगा जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था कि अनंत से किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में, यानी इकाई आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर बोलते हैं। ये वाली परिभाषा तो होगी सही, जो आपने वहां परिभाषा लिखी थी कि अमाउंट, तो यहां पे भी लिख सकते हैं आप लोग कि अनंत मतलब कि किसी एक बिंदु से, मतलब कि जो सेल का ये वाला सिरा है, दूसरा सिरा है, उस सिरे से इस वाले सिरे तक जो हम आवेश को लाते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं, तो जो वर्क होता है वो किसके बराबर होता है, हमारे पास ईएमएफ के बराबर होता है। लेकिन जब हम आवेश को यहां से यहां तक ला रहे होंगे तो जो सर्किट होगी हमारी, जो परिपथ होगा हमारा, उसमें धारा नहीं बह रही होगी और वो ओपन सर्किट होगी। तो इसकी डेफिनेशन आप सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन एंड ऑफ सेल, मतलब सेल के एक छोर से टू अनदर, when the current is not flowing, when current is not flowing। तो बच्चों यहां पे हमारे पास आप देखिए, जरा ध्यान से देखिए कि यहां पे हमारे पास कुछ नहीं, एक्स्ट्रा टर्म क्या आई है, जो हमने पोटेंशियल वगैरह के उस समय फॉर्मूले पढ़े थे, जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह के फॉर्मूले पढ़े थे, तो उसमें यही था ना कि अनंत से, मतलब अनंत किसी एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं, तो लाने में जो वर्क होता है वही किसके बराबर होता है, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के विभवांतर के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो केवल और केवल कुछ नहीं है, यहाँ पे बाद में लास्ट में ये लाइन ऐड कर देना कि व्हेन द करंट इज नॉट फ्लोइंग, मतलब सर्किट जब ओपन है तब लाने में जो वर्क डन होगा उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आया है। आप पेपर में चाहे तो कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं ईएमएफ की, चाहे तो ये वाली डेफिनेशन लिख दीजिए, चाहे तो ये वाली डेफिनेशन लिख लीजिए। मैं प्रीफर ये वाली डेफिनेशन को करूंगा, क्योंकि ये वाली डेफिनेशन तो आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि भैया लाने में जो कार्य होता है वही होता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। बस यहाँ पे ऐड कर देना है कि जो परिपथ है हमारे पास वो कैसा है बच्चों, परिपथ जो है हमारे पास उसमें धारा नहीं बह रही है, करंट इज नॉट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो समझ में आ गया। कोई ईएमएफ पूछेगा तो बता लोगे ना, ये एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, बट ये कब का होता है, जब सर्किट में धारा प्रवाहित ना हो रही हो। तो भैया अब पोटेंशियल, ये हमारे पास ईएमएफ के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आप बताइए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए जल्दी से मैं बताना चाहूंगा आपको, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत आसान होता है। इसमें क्या होता है, जब आपने ईएमएफ को निकाला, जब आपने ईएमएफ को बच्चों निकाला, तो आपने बोला कि धारा में मतलब परिपथ में धारा नहीं बह रही होगी। अब इसे हमने क्लोज कर दी, ये बटन लगा दिया, क्लोज कर दिया। क्लोज करने का मतलब हो गया कि हमारे पास इसमें करंट फ्लो होने लगेगी। तो जो अब V आएगा, वही क्या पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वही क्या कहलाएगा हमारे पास, जो अब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि आएगा वही हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्योंकि तो पोटेंशियल डिफरेंस हम बोल सकते हैं क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास इट इज द डिफरेंस ऑफ potentials across cell when current is flowing in circuit, and switch is closed, and switch is, और लिखो, और switch is क्लोज। तो है ना सिंपल डेफिनेशन। इन डेफिनेशंस का यूज आप डिफरेंस बताने के लिए कर सकते हैं। पहला डिफरेंस आप डेफिनेशन लिख दीजिएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या हो गया कि वो होता है जब धारा में क्या, परिपथ में क्या हो रही हो, हमारे पास धारा बह रही हो, मतलब कि हमारे पास जब हमारे पास सर्किट में करंट बह रही होती है तो उस वक्त जो विभवांतर आता है उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं।
और ये जो ई था उसको ई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जब करंट ना बह रही हो तब आया था, और ये करंट बहने के दौरान आता है। ये हमारा पार्ट क्या हुआ, हमने दो पार्ट देखे। अब इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है? इंटरनल रेसिस्टेंस बच्चों क्या होता है? वो आंतरिक प्रतिरोधक होता है। क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोधक होता है। अब उसको इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है, एक तरह से आप बोल सकते हो कि आप सभी लोग जानते हो कि रेसिस्टेंस क्या होता है? धारा के बहने में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसी को तो रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो एक तरह से ये भी एक धारा के बहने में अवरोध उत्पन्न करता है, बट ये इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट करता है। तो ये जो आर होता है बच्चों, वो एक तरह से क्या होता है? हमारे पास धारा के बहने में अवरोध उत्पन्न करता है। तो अवरोध उत्पन्न जो आपने ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन फ्लो ऑफ करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट इनसाइड द सेल। मतलब कि हम धारा के बहने में जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट को हिंदी से बोलते हैं बच्चों विद्युत अपघट्ट, है ना? तो विद्युत अपघट्ट बोलते हैं इसको। तो आप इसकी डेफिनेशन सिंपल सी भाषा में लिख सकते हैं कि धारा के बहने में जो अवरोध उत्पन्न करता है किसी भी विद्युत अपघट्ट के अंदर के सेल में जो धारा के बहने में अवरोध उत्पन्न करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेसिस्टेंस बोलते हैं। अब बच्चों इंटरनल रेसिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है, आप ये वाले फॉर्मूला सोच करके रखेंगे, रो एल बाई ए आपने पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था मैंने। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या फिर ये वाला फॉर्मूला छोड़ो, आपको मैंने ओम के नियम के दौरान जब हमने डेरिवेशन किया था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में, तो आर का निकाला था। हमने बताया था कि जब हमें रेसिस्टेंस को डिपेंडेंसी बतानी होगी कि रेसिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक हमारे पास डिपेंडेंसी होती है, उसकी क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। आप क्या लिखोगे? जो इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड यानी विद्युत अपघट्ट हैं, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे पास, उनके बीच की दूरी जो होती है उसके क्या होता है हमारे पास? जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डी लिखेंगे, है ना? और जो बच्चों हमने क्या बोला था? और हमने बोला था कि डिस्टेंस हो गया, और एरिया जो होती है, एरिया ऑफ इमर्ज्ड पार्ट। इमर्ज्ड मतलब होता है जो डूबा हुआ पार्ट है। जैसे कि हम यहाँ इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरनल रेसिस्टेंस जैसे मान लो सेल है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है, तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में ड्यूरिटी हो गई, और मान लो ये पार्ट डूबा हुआ है, तो जो डूबा हुआ पार्ट होता है एरिया ऑफ इमर्ज्ड इलेक्ट्रोड, तो उसके क्या होगा हमारे पास? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये हो गया। और तीसरा आप लिख सकते हो टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी लिख सकते हो। ये तो आपको पता ही है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारे पास रेसिस्टेंस क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारे पास रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। और एक आप कंसंट्रेशन वाला लिख सकते हो, जब हमने वहां पढ़ा था n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यदि बढ़ जाता है तो आपने पढ़ा था रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड जो होता है, जो कंसंट्रेशन होती है हमारे पास इलेक्ट्रोड की, यदि हम उसको बढ़ा देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की, सॉरी, जो कंसंट्रेशन होती है इलेक्ट्रोलाइट की, यदि हम वो बढ़ा देते हैं तो हमारे पास रेसिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो मान लो गलती से पूछ लिया, वैसे पूछेगा वही वाला कि रेसिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर मान लीजिए इंटरनल रेसिस्टेंस का पूछ लिया तो इंटरनल रेसिस्टेंस में वहां लेंथ लिखते हैं, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ डिस्टेंस बिटवीन बोल देते हैं। वहां एरिया होती है, यहाँ भी एरिया होती है। वहां एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया का होता है, यहाँ इमर्ज्ड पार्ट यानी डूबे हुए पार्ट का होता है, और टेम्परेचर वाला वही लिख देंगे। तो ये हमारा रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं बच्चों कि हमारे पास जो इनके बीच में रिलेशन आता है वो क्या आ रहा होता है। तो रिलेशन निकालते हैं। चलिए, रिलेशन निकालने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। रिलेशन निकालने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे अटैचमेंट और ऐड करते हैं, चीजें ऐड करते हैं डायग्राम में। देखिए, रिलेशन निकालना है तो हम इसको, जब हम यहाँ पर लिख रहे होंगे तो इसको हमने ई बोला, की को हम ना कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक तरह से हम डायग्राम बना रहे हैं कि ताकि हमारा सारी चीजें उसमें मेंशन हो जाए। तो हमने यहाँ पे इसको, इस वाले सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसको ई बोल दिया, और जो रेसिस्टेंस है हमारे पास, रेसिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको बच्चों बोल दिया हमने वी बोल दिया। या फिर आप ऐसा डायग्राम बना सकते हैं, या फिर आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, बीच में आपने वोल्टेज ऐसे लगा दिया, है ना, कैसे भी बना सकते हैं। तो हमने जो वोल्टेज है, हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस आर, उसको हमने वी से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसे हमने, इस वाले को हमने बोल दिया, इस सेल का जो पोटेंशियल आ रहा था हमारे पास उसको हमने ई से डिनोट कर दिया। तो देखिए, अगर हम सर्किट में करंट की बात करें कि भैया ये जो करंट फ्लो हो रही है, यहां से निकल करके ऐसे ऐसे फ्लो हो रही है, ये करंट जो बह रही है, उस करंट की वैल्यू कितनी होगी? तो आप लोगों ने पढ़ा था V बराबर आई आर होता है, ठीक है, ओम्स लॉ के अनुसार V बराबर आई आर।
तो अगर हम I की वैल्यू निकालते हैं तो वो V बाय R हो जाएगा, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है। ये ओम्स का नियम है, ओम्स का नियम था, ओम्स लॉ था। अगर हम यहाँ इस सर्किट की बात करें, इस सर्किट की बात करें अगर हम बच्चों, यहां से यहां तक इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने E माना है, तो V की जगह हम यहाँ पे E लिखेंगे, तो E बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, I और R। अब आपको ये बात भी अच्छे से याद रहनी चाहिए, आगे आप हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें और अच्छे से समझ जाएंगे न्यूमेरिकल्स करते समय। अभी हमने न्यूमेरिकल नहीं किया है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लगे, हालांकि बहुत इजी है। इस सर्किट का हमें निकालना है, मान लीजिए, तो इस सर्किट में जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो E है, और इस सर्किट में जो हमारे पास बच्चों रेसिस्टेंस है वो छोटा R भी है और बड़ा R भी है, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल R लिखेंगे। और सीरीज में जब होता है तो R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, R प्लस R हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ लगाया हमने, तो निकालना है, करंट निकाल रहे हैं, तो करंट बराबर क्या, तो यहां से हम करंट निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, E अपॉन R प्लस R। ये देखो करंट ऐसे निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, कुछ नहीं किया हूं, देखो V इज इक्वल टू IR, ओम्स का नियम होता है, तो इस वाली परिपथ यानी इस सर्किट में मैंने ओम का नियम लगा दिया। अब इस सर्किट में ओम का नियम लगाऊंगा तो ये EMF है हमारे पास, और रेजिस्टेंस जो है हमारे पास दो है, कैपिटल R है और स्मॉल r है, तो R प्लस R हो जाएगा। तो अगर मैं इस वाले स्टेप से ही आगे बढ़ूं तो E बराबर हमारे पास क्या जाएगा, I का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो IR और I कैपिटल R बन जाएगा। तो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए। ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास क्या आई है बच्चों, ये इक्वेशन आई है हमारे पास, हमने इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है यानी E निकाला है। अब हम अगर इस रेसिस्ट, ये जो V है, इस V मतलब भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो अगर हम इस V को पोटेंशियल डिफरेंस को निकालते हैं तो V बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, इसके अक्रॉस निकाल रहा हूं, इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस निकाल रहा हूं, तो करंट तो I बह रही है और रेसिस्टेंस इसका R है, तो V बराबर इसमें क्या हो जाएगा, IR ही हो जाएगा। ये समझ में आया ना, ये हमारा ओम्स लॉ के नियम के अनुसार होता है। ये मत समझने लगना कि ये इसका मैंने लिख दिया है, ये ओम्स लॉ के अनुसार जनरल फॉर्मूला आता है। अब हमारे पास E जो होता है वो हमारे पास V इसकी तरह अगर आप इसे समझे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है तो I इंटू R होगा, और R जो सर्किट में बह रही है स्मॉल r और कैपिटल R दोनों है, तो ये हो गया। तो यहां से हमारे पास ऐसे करके हमने फर्स्ट इक्वेशन निकाल ली, और इसके अक्रॉस यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो V इज इक्वल टू IR होगा। अब हम क्या करते हैं, पुट सेकंड इन फर्स्ट, पुट सेकंड इन फर्स्ट। जब हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे बच्चों तो E बराबर IR की जगह हम V लिख देते हैं, तो IR प्लस V आ जाएगा। ये आपके पास है ना, ये हो गया। अब अगर आप इसको ही सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो V को इधर ही रहने दो, IR को इधर भेजोगे तो IR इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा, IR इज इक्वल टू V। यहां से हमारे पास V इज इक्वल टू E माइनस IR मिल गया, तो यहां से हमारे पास दैट इज अ आंसर। I मतलब कैपिटल I लिख दो, कैपिटल I है हमारे पास एक्चुअली, तो कैपिटल I लिखेंगे अपन, है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया, यही है आंसर जिसे हम डिराइव कर रहे थे। दिस इज द रिलेशन V के बीच में, E के बीच में और R के बीच में जो रिलेशन आता है बच्चों, वो क्या आता है, V इज इक्वल टू E माइनस IR, V इज इक्वल टू E माइनस IR, V इज इक्वल टू E माइनस IR। क्या मतलब हुआ कि जो इंटरनल रेसिस्टेंस था उसका जो ओम लॉ का नियम के द्वारा जो आता है उसको हम E से माइनस कर देंगे, E से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, V की वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर मैं आपसे यहां से बोलूं कौन बड़ा है, V बड़ा है कि E बड़ा है, E में से समथिंग माइनस करोगे तो हमें V मिलेगा, E में से समथिंग माइनस करेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा, V की वैल्यू मिल रही होगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो V जो होता है वो E से छोटा होता है, V जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, E से छोटा होता है। तो इसको भी याद रखना है आपको कि जो हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमेशा EMF से क्या होता है बच्चों, यहाँ पे इस केस में छोटा होता है, और V इज इक्वल टू E माइनस IR आंसर आ रहा होता है। कुछ नहीं किया हूं, ओम्स लॉ लगाया हूं, पहले इसमें करंट की वैल्यू निकाला हूं, I इज इक्वल टू V अपॉन R करके, यानी E अपॉन R प्लस R हो जाएगा। ये हमने कुछ नहीं किया, ओम्स लॉ लगा करके इस सर्किट में पहले करंट जो ओम्स की इक्वेशन थी ओम्स लॉ की वो लिखी है, फिर इसमें इक्वेशन लिखने के बाद मैंने इस वाली सर्किट यानी इस वाली सर्किट की अगर मैं बात करूं तो इस वाली सर्किट में मैंने ओम्स लॉ की इक्वेशन लिखी है, और फिर जब इक्वेशन लिखी है तो इस सर्किट से जो वैल्यू आई है इसमें पुट कर दी है, तो मेरे पास V इज इक्वल टू E माइनस IR डिराइव हो गया है। यही था हमारा इनके बीच में रिलेशन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू लवर्स।